नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बैंकों की देशव्यापी हड़ताल स्थगित, अप्रैल में पुनः यूनियन की बनेगी रूपरेखा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा मजबूत करने तैयारी शुरू, कलेक्टर के निर्देश के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। रिश्वत के आरोप में बीईओ और क्लर्क पर गिरी गाज, कलेक्टर के निर्देश पर कोटा बीईओ हटे तो वहीं क्लर्क निलंबित। और छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ का असर, गर्मी से कुछ दिन राहत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। देश भर के बैंक कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले मार्च में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन मार्च क्लोजिंग में आम जनता को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के पदाधिकारियों ने नई दिल्ली में मुख्य श्रमायुक्त की मध्यस्थता में वित्त मंत्रालय और बैंक यूनियनों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई। यूनियनों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन के बाद हड़ताल को फिलहाल टालने का निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में डीएफएस ने मिलकर 5 दिनों का बैंकिंग कार्य सप्ताह, पेंशन अपडेशन आदि अनेकों महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक विचार करने का अनुरोध करते हुए 24-25 मार्च 2025 की अखिल भारतीय बैंक हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। वहीं नई दिल्ली में ही AIPNBOA के पदाधिकारियों और पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन के बीच सकारात्मक चर्चा होने से 28 और 29 मार्च 2025 को पीएनबी में होने वाली हड़ताल भी स्थगित की गई है। इसके बाद बैंकर्स क्लब बिलासपुर द्वारा आम जनता से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित बैंकों से निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का लाभ लें। तारबहार थाने इलाके में आने वाले एक होटल में हुड़दंग करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गौरेला पेंड्रा निवासी 2 युवक वीरेंद्र सिंह राठौर और तनिष्क खंडेलवाल खाना खाने के नाम पर तारबहार थाना स्थित एक होटल पहुंचे, जहां बाहर से शराब पीकर आए गौरेला पेंड्रा निवासी नशेड़ी युवक होटल में जमकर उत्पात मचाते हुए होटल के कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए मारपीट के, जिसके बाद इस बात की सूचना होटल के कर्मचारियों ने तारबहार थाने में दी, जिस पर तारबहार पुलिस मौके पर पहुंची और होटल में हुड़दंग करने वाले युवकों को तारबहार थाने ले गए। सूत्र बता रहे हैं कि नशे में धुत युवक थाने के अंदर भी अपनी ऊंची पहुंच का रौब दिखाते हुए गाली गलौज करते हुए हंगामा किया। वहीं पुलिस ने नशेड़ी युवकों के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इन रईस जादों को छोड़ने के लिए नेताओं के फोन घनघनाते रहे। पुलिस आनन फानन में 151 की कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया। वहीं जब इस मामले में कवरेज लेने महिला पत्रकार थाने पहुंची तो नशेड़ी युवक ने महिला पत्रकार से बदतमीजी करते हुए उनका फोन तोड़ने की कोशिश की। इस बीच थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने तमाशा देखते रहे और मौके पर मौजूद एक आरक्षक उससे भाईचारा निभाते नजर आया। प्रदेश सरकार ने 8वीं तक छात्रों के पास करने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब 5वीं 8वीं केंद्रीयकृत परीक्षा होगी, जिसका पैटर्न लगभग बोर्ड परीक्षा जैसा ही है। खास बात यह है कि यह बदलाव इस शिक्षण सत्र 2024-25 से लागू होगा। मार्च में हो रही वार्षिक परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। बोर्ड की तर्ज पर आयोजित इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अब परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका के रखरखाव के सांसद मूल्यांकन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी संकुल केंद्रों को पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया है कि वह अपने आसपास के परीक्षा केंद्रों से 5वीं 8वीं के बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रित कर संबंधित ऑफिस में जमा करेंगे। वहीं परीक्षा पूर्ण होने के बाद सभी उत्तर पुस्तिकाओं को अलग अलग ब्लॉक स्तर पर मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि पहली से 8वीं तक की पढ़ाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के दायरे में है। इस वजह से 2010-11 से 5वीं और 8वीं बोर्ड को समाप्त किया गया, मगर 2019 में इसमें संशोधन हुआ, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया। अब 5 साल बाद इसे लागू किया गया है। उक्त निर्णय का सकारात्मक असर होने की बात कही जा रही है। केंद्र की 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं। इसके लिए सभी तैयारी पूर्ण करने के उपरांत अ, मूल्यांकन केंद्र अधिकारी की भी नियुक्ति की जा रही है और ये जो संकुल प्राचार्य हैं हमारे, उन संकुल प्राचार्यों को प्रश्न पेपर थाने से निकालने और उसका पूर्ण सुरक्षा के साथ वितरण करने का अधिकार दिया गया है। वो आज से प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही साथ परीक्षा समाप्ति के आधे अवधि में वो जो उत्तर पुस्तिकाएँ संकलित करके रखेंगे, उसको बाकायदा जो राज्य कार्यालय से निर्देश आया है, उसके अनुरूप पैकेट तैयार करके फिर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संकुल प्राचार्यों के माध्यम से जमा करेंगे और अंतिम रूप से जब परीक्षा आखिरी दिन होगा, उस दिन दूसरे किस्त की जो पेपर उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल है, वो समेकित करते हुए संकुल प्राचार्यों के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा कराया जाएगा और इसके पश्चात निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों में उनका मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन के लिए विकासखंड बदले जा रहे हैं। दूसरे विकासखंडों में मूल्यांकन निर्धारित केंद्रों में संपन्न होगी और इसके लिए भी समय सारणी जारी किया गया है। सिम्स में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जांच के लिए रेडियो डायग्नोसिस विभाग में डॉक्टर की कमी बनी हुई है। हालत ये है कि 11 नियमित डॉक्टरों की भर्ती के बजाय एक ही पद पर भर्ती हो सकी है, जबकि 2 बॉन्ड के डॉक्टरों से विभाग चलाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में मरीजों के बढ़ते ही व्यवस्था चरमराने की आशंका है। सिम्स के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में जबरदस्त दबाव बना हुआ है। अपर्याप्त डॉक्टरों के बावजूद वर्तमान में पेंडेंसी लगातार घट चुकी है। रेडियोलॉजी विभाग में 11 रेडियोलॉजिस्ट पद स्वीकृत है, जिसमें 3 एमडी रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। इसमें भी महज एक प्रोफेसर ही नियमित है। बाकी डॉक्टर राज्य सरकार द्वारा 2 बॉन्ड पर उपलब्ध कराए गए हैं। इन डॉक्टरों के बॉन्ड अवधि इसी साल जून में समाप्त हो रही है। ऐसे में समय रहते डॉक्टरों की भर्ती न होने पर मरीजों की जांच प्रभावित होने की आशंका है। रेडियोलॉजी विभाग के जांच में एक डॉक्टर पर 150 से अधिक जांच का जिम्मा होता है, जिसकी वजह से जांच से लेकर रिपोर्टिंग के काम में काफी समय लग जाता है। जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और स्टाफ की बायोमेट्रिक हाजिरी लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, पूर्व में कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी से आम जनता को हो रही परेशानियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए। इसे लेकर सीएमएचओ प्रमोद तिवारी ने जल्द ही बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के रहने के साथ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। उसके बाद भी कुछ डॉक्टर वहां रहने से कतराते हैं, जिसे लेकर भी कड़े निर्देश जारी करने की बात कही जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 135 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां रहने और पानी की व्यवस्था है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित भावना की कमी की वजह से आज भी ग्रामीण इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए निजी या जिला मुख्यालय आना पड़ता है। ऐसे में तत्कालीन सीएमएचओ प्रमोद तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया, जिसका असर धरातल में कब तक होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार का आरोप प्रारंभिक जांच में सही पाए जाने पर कोटा बीईओ सहित एक क्लर्क के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। बीईओ को जहां पद से हटाकर विभागीय जांच के आदेश दिए गए, वहीं क्लर्क को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने ये कार्रवाई की। कोटा बीईओ का प्रभार खुर्दुर के प्राचार्य नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को सौंपा गया। दरअसल कोटा विकास खंड की शिक्षिका नीलम भारद्वाज ने पखवाड़े भर पहले कलेक्टर द्वारा आयोजित कर्मचारी जनदर्शन में एक शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि उनके शिक्षक पति के देहावसान उपरांत उनके स्रोतों के भुगतान के लिए 1,24,000 रुपए का रिश्वत मांगी जा रही है। बीईओ को जानकारी देने के बाद उनके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके शिकायत को टीएल पंजी में दर्ज किया और जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच में महिला द्वारा लगाया गया आरोप सही पाया गया। बीईओ विजय पांडे एवं लिपिक एकादशी पोर्ते ने मिलकर महिला शिक्षिका को परेशान किया। बिना रिश्वत लिए उनके वास्तविक तत्वों को भुगतान नहीं किया जा रहा था। जानबूझकर विलंबित और परेशान किया जा रहा था। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर बीईओ विजय पांडे को हटा दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तब तक के लिए उन्हें खुर्दूर कोटा में प्राचार्य पद पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं सहायक वर्ग 2 एकादशी पोर्ते को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में एकादशी पोर्ते को रतनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में मुख्यालय नियत किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। सीपत पुलिस ने छेड़खानी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 15 मार्च की रात में राहुल विश्वकर्मा नामक युवक महिला के घर की बाड़ी में घुस गया और छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। इस दौरान महिला शोर मचाना चाही, मगर आरोपी राहुल ने महिला का मुंह और गले को दबाकर डराने और धमकाने लगा। इस बीच किसी तरह महिला आरोपी से बचकर निकली और इस मामले की सूचना अपने परिजनों और थाने में बताई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। हाईकोर्ट ने सिम्स में गर्भवती महिला का गर्भपात होने के मामले को संज्ञान में लिया है। वहीं कलेक्टर बिलासपुर से इस मामले में जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद कार्रवाई के बारे में जवाब मांगा है। पूर्व में हुई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई और राज्य सरकार का पक्ष जाना। इस मामले में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर डॉक्टरों की गठित टीम की जांच रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसे पेश किया गया। कोर्ट में बताया गया कि सिम्स में इलाज के दौरान प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। वहीं महिला को पहले इलाज के लिए कोटा भेजा गया था। कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से महिला को सिम्स भेजा गया। इलाज के दौरान कोई दवाई या इंजेक्शन नहीं दिया गया। इस पूरे मामले में कोर्ट के सामने कलेक्टर के निर्देश पर गठित की गई टीम की जांच रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर कोर्ट ने कलेक्टर से जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई को लेकर जवाब अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है। बता दें कि कोटा थाना क्षेत्र के करगी कला निवासी गर्भवती महिला को पेट में दर्द होने की शिकायत पर सिम्स में 13 मार्च 2025 को भर्ती किया गया था। पेट दर्द का इलाज कराने आई महिला का ऐसा इंजेक्शन लगाया गया कि उसका 5 माह का गर्भपात हो गया। रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर न्यायधानी में तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रविवार को शिवसेना द्वारा सरकंडा में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी सदस्यों ने सहभागिता सुनिश्चित की। जहां रामनवमी और हनुमान जी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भव्य शोभा यात्रा के साथ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड करने की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष नवीन यादव और मुकेश देवांगन ने बताया कि रामनवमी के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल को हनुमान जी जन्मोत्सव की पूर्व संध्या में भव्य शोभा यात्रा रेलवे मैदान से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा रेलवे से होते हुए गांधी चौक, सदर बाजार, गोल बाजार से होते हुए देवकी नंदन चौक पहुंचेगी, जहां मंचीय कार्यक्रम शाम 8 बजे से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देवकी नंदन चौक में दोपहर 12 बजे से रामायण गान, राम नाम जप, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, जो कि शाम 8 बजे तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। बैठक में रेवती यादव महापौर प्रत्याशी को महिला
जिला अध्यक्ष बनाया गया। जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर रेवती यादव ने कहा कि शिवसेना के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने वह आजीवन कटिबद्ध रहेंगी। जिसमें हम लोगों का आगामी प्रोग्राम रामनवमी शोभा यात्रा है, इसकी तैयारी के लिए चर्चा की गई है। सभी विधानसभा में कार्यकर्ता और अधिक से अधिक झांकी और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर की महापौर प्रत्याशी शिवसेना की रही रेवती यादव जी को सभी के सर्वसहमति से बिलासपुर जिले के महिला सेना के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। रामनवमी तैयारी के लिए बैठक हुई थी। 11 अप्रैल को बिलासपुर में निकलेगी, जिसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। रेलवे पंडाल, सदर बाजार और देवकीनंदन चौक तक पहुंचेगी ये रैली। आप सभी शहरवासियों से निवेदन है कि आप लोग भी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये रामधुन और भजन कीर्तन के साथ दोपहर 12 बजे से देवकीनंदन चौक में चालू होगी और रैली शाम को 8 बजे देवकीनंदन चौक पहुंचेगी शहर से मुख्य मार्गों से, और वहाँ धर्म सभा के रूप में परिवर्तित होगी। आज छत्तीसगढ़ शिवसेना बिलासपुर जिला इकाई की बैठक रखा गया था, जिसमें आज महिला सेना से श्रीमती रेवती यादव जी को बिलासपुर जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने का अनुशंसा करता हूँ। आज मुझे शिवसेना परिवार की ओर से जिलाध्यक्ष के महिला जिलाध्यक्ष के रूप में घोषित किए हैं और मैं आप सभी शिवसेना सैनिक भाइयों से, परिवार वालों से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं अपने पद को लेकर अपनी कार्य में ईमानदारी पूर्वक सब बनाऊंगी। छत्तीसगढ़ के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव देखा जा रहा है, जिसके कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई इलाकों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला, जिससे बारिश और ठंडी हवाओं का सामना लोगों को करना पड़ा। खासकर रायपुर और दुर्ग में रविवार सुबह बारिश हुई, जबकि बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब कम होने लगा है। हालांकि अगले 24 घंटे तक प्रदेश का अधिकतम तापमान स्थिर रहेगा, मगर अगले 4 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़, खासकर सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में दिन के तापमान में 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।